अध्याय 11 कला क्षेत्र में परिवर्तन। भारत की संस्कृति संपन्न एवं विविध है। प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास के विभिन्न कालों में भारत के लोगों ने चित्रकला, स्थापत्य, नृत्य, संगीत, साहित्य के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की थी। 18वीं सदी में देश के भीतर राजनीतिक विघटन का दौर चल रहा था। राजाओं एवं नवाबों की स्थिति डवाडोल एवं वित्तीय दृष्टि से कमजोर हो गई थी। फलतः कलाकार एवं साहित्यकार राजकीय संरक्षण से वंचित हो गए। सभी तरफ सांस्कृतिक पतन के लक्षण दिखाई दे रहे थे। प्लासी की लड़ाई के बाद जो नई औपनिवेशिक शक्ति उभर रही थी, उनका प्रभाव देश के जीवन के कई पहलुओं पर पड़ रहा था। इस दौरान कला के क्षेत्र में भारतीय एवं यूरोपीय शैली का एक दूसरे को निकट आ गई। इस इकाई में हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि औपनिवेशिक काल के अंतर्गत चित्रकला, स्थापत्य एवं साहित्य के क्षेत्र में किस प्रकार परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों को हम उपनिवेशवाद एवं राष्ट्रवाद से जुड़ाव की पृष्ठभूमि को देखने का प्रयास करेंगे। औपनिवेशिक काल में अनेक यूरोपीय कलाकार अंग्रेज व्यापार एवं अधिकारियों के साथ भारत आए। उनके संरक्षण में अपने कला रूपों का प्रदर्शन किया। ये कलाकार चित्रकारी की नई शैलियों, विषयों, परंपराओं एवं तकनीकों की भारत में शुरुआत थी। इनके द्वारा बनाए गए चित्रों को यूरोप के देशों में काफ़ी लोकप्रियता मिली, क्योंकि इन क्षेत्रों के माध्यम से उन्हें विदेश में भारत की छवि को दिखाने का अवसर मिला। यूरोपीय चित्रकार यथार्थवाद के दृष्टिकोण को लेकर भारत आए। यह दृष्टिकोण इस विचार पर था कि कलाकार अपनी आँख से जो देखता है उसी रूप में चित्रित करनी चाहिए, ताकि चित्र वास्तविक और असली जैसा दिखे। ये कलाकार तैलचित्र की नई तकनीक को भारत में लाए। उनके द्वारा बनाए गए विभिन्न विषयों के चित्रों में ब्रिटेन की सांस्कृतिक श्रेष्ठता को दिखाया गया। आइए हम औपनिवेशिक चित्रकला के कुछ रूपों का अध्ययन करें। भारत में भूदृश्यों का चित्रण। कुछ ब्रिटिश कलाकारों ने भारत के भूदृश्यों की खोज में देश के विभिन्न क्षेत्रों की यात्राएं की। दरअसल ये चित्रकार भारत को एक आदिम देश साबित करने के लिए यहाँ के सांस्कृतिक विविधता को दिखाना चाहते थे। उन्होंने ब्रिटेन द्वारा भारत के जीते गए क्षेत्रों के कुछ महत्वपूर्ण तस्वीरें बनाई। टॉमस डेनियल द्वारा बनाया गया गाजीपुर में गंगा किनारे स्थित खंडहर का चित्र। टॉमस डेनियल एवं विलियम डेनियल द्वारा बनाया गया कलकत्ता स्थित क्लाइव स्ट्रीट 1786। चित्र 1 पर नजर डालिए। इस चित्र में गुजरे जमाने की टूटी फूटी भवनें एवं इमारतों के खंडहर दे रहे हैं। इसमें एक ऐसी सभ्यता के अवशेष दिखाई दे रहे हैं जो अब पतन की ओर अग्रसर है। चित्र 2 में देखें। इसमें चौड़ी सड़कें तथा यूरोप शैली में बनाई गई विशाल एवं भव्य इमारतें दिखाई दे रही है। चित्र 1 और 2 को देखने पर आपको कोई अंतर दिखता है? हाँ, इसमें भारत के परंपरागत जीवन एवं ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय जीवन में अंतर को देखने का प्रयास किया गया है दिखाने का। चित्र 1 में भारत के परंपरागत जीवन को पतनोन्मुख एवं गतिहीन दिखाया गया है, जबकि चित्र 2 में ब्रिटिश शासन के तहत भारत के आधुनिकीकरण की छवि दिखाई गई है। डेनियल बंधुओं द्वारा उत्कीर्ण चित्रों की एल्बम को ब्रिटेन के लोग बड़ी उत्सुकता से खरीदते थे, क्योंकि वे भारत में ब्रिटिश राज्य को जानना चाहते थे। उत्कीर्ण चित्र लकड़ी या धातु के छापे से कागज पर बनाए गए चित्र को उत्कीर्ण चित्र कहते थे। एल्बम चित्र रखने की किताब। एल्बम। रूप चित्रण क्या है, पहले पढ़ लीजिए। रूप चित्रण किसी व्यक्ति का ऐसा चित्र जिसमें उसके चेहरे एवं हाव भाव पर विशेष जोर दिया गया हो। किरमिच गाढ़ा या मोटा कपड़ा जिस पर चित्र उकेर दिया जाता था। रूप चित्र। औपनिवेशिक चित्रकला की एक महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय शैली रूप चित्रण छवि चित्रण थी। भारतीय
रजवाड़े तथा ब्रिटिश लोग अपने शक्ति एवं सत्ता तथा धन संपदा के प्रदर्शन करने के लिए किरमिच पर अपनी तस्वीरें बनवाई। पूर्व में समय में छवि चित्र छोटे आकार में बनाई जाती थी, किंतु औपनिवेशिक काल में बनाए गए छवि चित्र आदम कद होते थे। योहान जोफानी द्वारा बनाया गया रूपचित्र शैली की लोकप्रियता को देखते हुए अनेक यूरोपीय चित्रकार काम की तलाश में भारत आए। 1780 में भारत आए यूरोपीय चित्रकार योहान जोफनी द्वारा बनाया गया चित्र 3-4 रूप चित्रण के कुछ उदाहरण हैं। इन चित्रों में भारतीय नौकरों को अपने अंग्रेजी मालिकों को सेवा करते हुए दिखाया गया है। इसमें भारतीय की हैसियत को दीनहीन एवं कमतर दिखाने के लिए धुंधली पृष्ठभूमि का उपयोग किया गया हुआ है, जबकि अंग्रेज मालिकों को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए उन्हें कीमती परिधान पहने रोबीले एवं शाही अंदाज में दर्शाया गया है। अंग्रेजों को देखा देखी भारतीय राजा और नवाब भी यूरोपीय कला से अपनी आदमकद रूप चित्र बनवाए। जॉर्ज विलियम द्वारा बनाया गया चित्र 5 अर्काट के नवाब मोहम्मद अली खान का आदमकद रूप चित्र है। चित्र को देखने से आप समझ सकते हैं कि नवाब ने अपनी शाही रौब दाब को किस तरह दर्शाया, जबकि नवाब अंग्रेजों से पराजित होकर उसके पेशन भोक्ता बन गए थे, क्योंकि वे अंग्रेजों की सांस्कृतिक श्रेष्ठता को स्वीकार करते हुए उनकी शैलियों एवं परंपराओं को अपनाना चाहते थे। जॉर्ज विलियम द्वारा बनाया गया अर्काट के नवाब मोहम्मद अली खान का तैलचित्र 1775। ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण। औपनिवेशिक चित्रकला एक अन्य शैली इतिहास की चित्रकारी थी। भारत में अंग्रेजों की जीत ब्रिटिश चित्रकारों के लिए चित्रकारी की एक प्रमुख विषय वस्तु थी। फ्रांसीसी हेमन द्वारा बनाया गया तैलचित्र 1762। चित्र ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित चित्रकारी का उदाहरण है। इकाई 2 में आप पढ़ चुके हैं कि अंग्रेजों ने प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजित कर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। चित्र 6 में आप देख सकते हैं कि इसमें मीर जाफर और उसके सैनिकों द्वारा प्लासी युद्ध के बाद लॉर्ड क्लाइव की अगवानी करते हुए दिखाया गया है। चित्र 7 में श्रीरंगपट्टनम के उस प्रसिद्ध लड़ाई को दिखाया गया जिसमें मैसूर के शासक टीपू सुल्तान की बुरी तरह पराजित हुई। चित्र के युद्ध में दृश्य को आप देख सकते हैं। रॉबर्ट केर पॉटर द्वारा बनाया गया तैलचित्र 1800 इसमें अंग्रेज सैनिक टीपू को सैनिकों को कत्लेआम कर रहे हैं और टीपू के किले पर ब्रिटिश झंडे को फहरा रहे हैं। ब्रिटिश चित्रकारों द्वारा ऐसे चित्र बनाने के पीछे मकसद था कि अंग्रेजों को शक्तिशाली साबित करना, ताकि अंग्रेजों की जीत जनता के मन में बना रहे। पाश्चात्य चित्रकारों ने अंग्रेजों को श्रेष्ठता को दर्शाने के लिए चित्रकला की कौन कौन सी विषय शैली एवं परंपरा को अपनाया, कक्षा में इसकी चर्चा करें। दरबारी कला और स्थानीय कलाकार। भारतीय राज दरबार के संरक्षण में काम करने वाले स्थानीय कलाकारों में साम्राज्यवादी कला शैली को किस प्रकार चुनौती दी। आइए हम देखते हैं विभिन्न दरबारों में मौजूद स्थानीय कलाकार चित्र शैली के रुझानों को किस प्रकार व्यक्त कर रहे हैं। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों की सांस्कृतिक परंपराओं का विरोध करते हुए स्थानीय शैली एवं परंपराओं को संरक्षण दिया। उसने महल की दीवारों स्थानीय कलाकारों द्वारा भित्ति चित्र से सजे हुए थे। चित्र 8 में एक भित्ति चित्र दिखाई दे रहा है। श्रीरंगपट्टनम स्थित दरिया दौलत महल की दीवार पर दरबारी चित्रकार द्वारा बनाया गया भित्ति चित्र। इस भित्ति चित्र में पोलीलूर के प्रसिद्ध युद्ध के दृश्य को दर्शाया गया, जिसमें मैसूर की सेना ने अंग्रेजों को करारी शिकस्त दी थी।
भित्ति चित्र, दीवार पर बनाए गए चित्र। बंगाल में स्थानीय कलाकारों को अंग्रेजों की शैली एवं परंपरा को सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा था। चित्र 9 में एक जुलूस की तस्वीर है। स्थानीय कलाकार द्वारा बनाई गई इस तस्वीर में परिप्रेक्ष्य विधि का इस्तेमाल किया गया है। इस चित्र में नज़दीक और दूर वाली चीज़ों के बीच की दूरी का बोध कराने के लिए रोशनी और परछाई का उपयोग किया गया है। मुर्शिदाबाद में स्थानीय कलाकार द्वारा निर्मित ईद के जुलूस की चित्र। भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना हो जाने के बाद स्थानीय रियासतों के रजवाड़े और नवाब की स्थिति ऐसी नहीं रही थी कि वे कलाकारों को अपने दरबार की सेवा में रख सके। ऐसे में चित्रकार भी काम की तलाश एवं रोजी रोटी के लिए अंग्रेजों की शरण में जाने लगे। भारत आए अंग्रेज अधिकारी एवं व्यापारियों भी ऐसे तस्वीर बनवाना चाहते थे जिससे कि वे भारत को समझ सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्थानीय कलाकारों ने पौधे, जानवरों, इतिहास, इमारतों एवं पर्वत पर्व, त्योहारों, व्यवसायों, जाति समुदायों की तस्वीर बनाने लगे। इस चित्र को कंपनी चित्र के नाम से जाना जाता है। कई स्थानीय चित्रकार भी ऐसे थे जो राज दरबार के प्रभाव एवं से मुक्त स्थानीय परिवेश में चित्रकला की स्वतंत्र शैली एवं परंपरा के रुझानों को दर्शा रहे थे। ऐसे ही शैलियों में बिहार की मधुबनी पेंटिंग एक प्रमुख चित्र शैली है। इसमें प्रकृति, धर्म और सामाजिक संस्कृतियों के चित्रों को ग्रामीण परिवेश में उकेरा जा रहा है। आइए हम देखते हैं कि मधुबनी पेंटिंग कलाकार ग्रामीण लोक चित्रकला के रुझानों को किस प्रकार व्यक्त कर रहे हैं। मधुबनी पेंटिंग इस लोक काल की और कला प्रेमियों एवं पारखियों का ध्यान उस समय आकृष्ट हुआ जब 1922 में लंदन की आर्ट गैलरी में मधुबनी पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाई गई। मधुबनी चित्रकला पूर्णतः एक महिला चित्रकला शैली है। वे इस चित्रकला को पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत के रूप में छोड़ती गई। इस प्रकार घर की दीवारों तथा आंगन के फर्श के कपड़ों पर, कागज पर इसका स्थानांतरण होता है। अन्य लोक कलाओं की भांति मधुबनी चित्रकला भी विभिन्न पर्व, त्योहार, विवाह, पारिवारिक अनुष्ठानों के साथ जुड़ी है। मधुबनी चित्रकला के दो रूप हैं, भित्ति चित्र और अड़िपन चित्र। भूमि जो चित्रण होता है उसको अड़िपन चित्र कहते हैं। भित्ति चित्र में देवी देवताओं, राधा कृष्ण की लीला, राम सीता के कथा के चित्रों को प्रमुखता से दर्शाया जाता है। विवाह के अवसर पर घर के बाहर और भीतर की दीवारों पर रति और कामदेव के चित्र तथा पशु पक्षी के चित्र को प्रतीक के रूप में चित्रित किया जाता है। अड़िपन चित्रों में आंगन या चौखट के सामने जमीन पर बनाया गया चित्र है। इसे बनाने में पीसे हुए चावल को पानी और रंग में मिलाया जाता है। अड़िपन चित्रों के अंतर्गत मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़, फूल, फल, स्वास्तिक, दीप आदि के चित्रों का उकेरा जाता है। मधुबनी शैली में चित्रों में चित्रित वस्तुओं का मात्र सांकेतिक रूप दिया जाता है। पहले से चित्र मुख्यतः दीवारों एवं फर्शों पर ही बनाए जाते थे, मगर कुछ वर्षों से कपड़ों और कागजों पर भी चित्रांकन की प्रवृत्ति काफ़ी बढ़ गई है। चित्रांकन की सामग्री के नाम पर बांस की कुची और भिन्न प्रकार के प्राकृतिक रंग होते हैं। ज़्यादातर रंग वनस्पति से प्राप्त किए जाते हैं। इस चित्रकला में प्रमुख कलाकारों में सिया देवी, कौशल्या देवी, शशिकला देवी, गंगा देवी, भगवती देवी आदि के नाम लिए जा सकते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यह चित्रकला अपने स्थानीय परिवेश की सीमा को लांघते हुए देश विदेश की काफ़ी लोकप्रिय हुई और इसकी प्रदर्शनियाँ आयोजित की गई। जापान के तोकामाची शहर में मधुबनी पेंटिंग के संग्रहालय बनाया गया है। मधुबनी पेंटिंग राष्ट्रवादी चित्रकला शैली 19वीं सदी के अंतिम दशक में
एवं 20वीं सदी के प्रारंभ में जनसाधारण की तस्वीरों में राष्ट्रवादी संदेश दिए जाने लगे। राजा रवि वर्मा उन चित्रकारों में से एक थे। उन्होंने राष्ट्रवादी कला शैली को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने तैल चित्रकारी की यूरोपीय कला को अपने चित्रकारी का आधार बनाया। उन्होंने रामायण, महाभारत और पौराणिक कहानियों के नाटक दृश्यों को किरमिच पर चित्रांकित किया। उनके द्वारा बनाए गए चित्र कला प्रेमियों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हुए। चित्रों के प्रति लोगों के आकर्षण को देखते हुए राजा रवि वर्मा ने बम्बई में प्रिंटिंग प्रेस लगाई। यहाँ उनके द्वारा बनाई गई तस्वीरों की छपाई बड़ी संख्या में होने लगी। अब आम लोग भी सस्ती कीमत पर उनके चित्रों को खरीद सकते थे। राजा रवि वर्मा द्वारा बनाया गया तैलचित्र। कलाकारों का आधुनिक स्कूल। 19वीं सदी के मध्य में भारत को पश्चिमी शिक्षा के लाभ दिलाने की शैक्षणिक नीति के अंतर्गत सरकार ने कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, लाहौर में कला स्कूल यानी आर्ट स्कूल की स्थापना की। इन स्कूलों में कला के पाश्चात्य तरीकों को ही अध्ययन के विषय के रूप में रखा गया था। ईवी हैवेल मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट में कला के अध्यापक थे। उन्होंने अविन्द्रनाथ टैगोर के सहयोग से भारतीय चित्रकारों का एक अलग समूह बनाया, जिसे कलाकारों का आधुनिक स्कूल कहा गया। बंगाल में राष्ट्रवादी कलाकारों का समूह इनके साथ जुड़ने लगा। इस समूह के कलाकारों में विशेषों में चयन की तकनीकी में अजंता के भित्ति चित्र, मध्यकालीन लघु चित्र एवं एशियाई कला आंदोलन को प्रोत्साहित करने वाले जापानी कलाकारों से प्रेरणा ग्रहण की। एशियाई कला आंदोलन। जापानी कलाकार ओकाकुरा काकुजो ने जापानी कला पर शोध किया और ऐसे समय में जापानी कला की परंपरागत तकनीकों को बचाने की जरूरत पर बल दिया, जो कि पश्चिमी शैली के कारण खतरे में पड़ती जा रही थी। उन्होंने यह परिभाषा करते हुए प्रयास किया कि आधुनिक कला क्या होती है और परंपराओं को बनाए रखने का आधुनिकीकरण करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। वह जापानी कला अकादमी के प्रधान संस्थापक थे। ओकाकुरा ने शांति निकेतन का दौरा किया। रविन्द्रनाथ टैगोर एवं अविन्द्रनाथ टैगोर पर उनका गहरा प्रभाव था। चित्र 12 को देखिए। अविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बनाए गए इस चित्र में राजपूत लघु चित्र की शैली का प्रभाव देखा जा सकता है। चित्र 13 में धुंधली पृष्ठभूमि में हल्के रंगों के उपयोग को देखा जा सकता है। इस चित्र शैली में जापानी कलाकारों के प्रभाव स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हो रहे हैं। चित्र 14 नंदलाल बोस द्वारा बनाया गया है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि नंदलाल बोस ने अपनी तस्वीर में त्रिआयामी प्रभाव पैदा करने के लिए छायांकन का इस्तेमाल किया है। नंदलाल बोस इस चित्र में अजंता की चित्र शैली के प्रभाव को साफ देखा जा सकता है। चित्र 12 मेरी माँ अविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित चित्र। चित्र 13 कालिदास द्वारा कविता का निर्वासित यक्ष अविन्द्रनाथ द्वारा बनाया गया चित्र। यह शैली जापानी जलरंग की तस्वीरों में देखा जा सकता है। चित्र 14 जातुगृह दाह यानी पांडवों के वनवास के दौरान लाक्षागृह जलने का चित्र। नंदलाल बोस द्वारा चित्रित अजंता के चित्र शैली से प्रभावित। 20वीं सदी के दूसरे दशक के बाद कलाकारों का एक पृथक समूह अविन्द्रनाथ के कला शैली से भिन्न विचारों को प्रस्तुत किया। इस समूह के कलाकारों की मान्यता थी कि कलाकारों को प्राचीन कला रूपों के बजाय लोक कला एवं जनजातीय कला शैली से प्रेरणा ग्रहण करना चाहिए। जैसे जैसे यह बहस और चलता रहा, वैसे वैसे कला की नई शैलियाँ एवं परंपराओं का विकास होता रहा। औपनिवेशिक चित्रकला एवं राष्ट्रवादी चित्रकला में अंतर स्पष्ट करें। कक्षा 7 की इकाई
8 में चित्रित लघु चित्रों को देखिए, कक्षा चित्र 12 की तुलना कीजिए। क्या आपको कोई समानता असमानता दिखता है? भवन निर्माण की नई शैली और इमारतें। जब भारत में ब्रिटिश शासन को अस्थिरता प्राप्त हुई, तब बुनियादी तौर पर रक्षा, प्रशासन, आवास और वाणिज्य जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भवनों एवं इमारतों की जरूरत पैदा होने लगी। 19वीं सदी में शहरों के बनने वाली इमारतों में किले, सरकारी दफ्तरों, शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक इमारतें, व्यावसायिक भवन आदि प्रमुख थे। ये इमारतें अंग्रेजों की श्रेष्ठता, अधिकार, सत्ता की प्रतीक तथा उनकी राष्ट्रवादी विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। आइए देखें कि इस सोच को अंग्रेजों ने किस तरह अमली जामा पहनाया। सार्वजनिक भवनों के लिए मोटे तौर पर 3 स्थापत्य शैलियों का प्रयोग किया गया। इसमें एक शैली ग्रीको रोमन स्थापत्य शैली कहा जाता है। बड़े बड़े स्तंभों के पीछे रेखा गणितीय संरचनाओं एवं गुंबद का निर्माण इस शैली की विशेषता थी। आप चित्र 15 में देखें, यह शैली मूल रूप से प्राचीन रोमन भवन निर्माण शैली से निकलती थी, जिसे यूरोपीय पुनर्जागरण के दौरान पुनर्जीवित किया गया। अंग्रेजों ने इस शैली का प्रयोग भारत में शाही वैभव की अभिव्यक्ति के लिए किया। सेंट्रल पोस्ट ऑफिस कोलकाता। एक और शैली जिसका काफ़ी उपयोग किया गया वह गॉथिक शैली थी। ऊंची उठी छत, नोकदार मेहराब, बारीक साज सज्जा इस शैली की विशेषता थी। गॉथिक शैली का प्रयोग सरकारी इमारतों, शैक्षणिक संस्थाओं एवं गिरजाघरों में व्यापक पैमाने पर किया गया। विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन, बम्बई। 19वीं सदी के आखिर में और 20वीं सदी की शुरुआत में नई मिश्रित स्थापत्य कला शैली विकसित हुई, जिसमें भारतीय एवं यूरोपीय शैलियों में के तत्व विद्यमान थे। इस शैली को मद्रास का लॉ कोर्ट, इंडो सारासेनिक शैली का नाम दिया गया। इंडो शब्द हिंदू का संक्षिप्त रूप था, जबकि सारासेन शब्द का प्रयोग यूरोप के लोग मुसलमानों को संबोधित करने के लिए करते थे। भारत की मध्यकालीन इमारतें, गुंबदों, छतरियों, जलियों, मेहराबों से यह शैली प्रभावित थी। भारतीय शैली को समावेशित करके अंग्रेज यह साबित करना चाहते थे कि वे यहाँ के वैध एवं स्वाभाविक शासक हैं। यूरोपीय ढंग की दिखने वाली इमारतों एवं भवनों में औपनिवेशिक स्वामित्व एवं भारतीय प्रजा के बीच के अंतर को प्रदर्शित करता है। शुरुआत में ये इमारतें परंपरागत भारतीय इमारतों एवं भवनों के मुकाबले अजीब सी दिखाई देती थी, लेकिन धीरे धीरे भारतीयों की यूरोपीय स्थापत्य कला के आदी हो गए और उन्होंने इसको अपना लिया। 19वीं सदी का एक बंगला। दूसरी तरफ अंग्रेजों ने अपनी ज़रूरतों के मुताबिक कुछ भारतीय शैलियों को अपना लिया। इसकी एक मिसाल उन बंगालों को माना जा सकता है जिन्हें यूरोप देश में सरकारी अफसरों के आवास के लिए बनाया जाता था। बंगाल के परंपरागत फूस की बनी झोपड़ियों को अंग्रेजों के द्वारा अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बदल दिया जाता था। औपनिवेशिक बंगला एक बड़ी ज़मीन पर बना होता था। परंपरागत ढलवा छत, चारों तरफ से बरामदा और उनके पीछे बना होता था। बंगले के परिसर में घरेलू नौकरों के लिए अलग क्वार्टर होते थे। आप अपने गांव, कस्बे एवं शहर में स्थित भवनों की इमारतों की सूची बताएं। यहाँ बताए गए निर्माण किस प्रकार स्थापत्य कला में हुआ है। भारतीय संविधान संघर्ष, इसी चर्चा अगले इकाई में करेंगे। मेरा साहित्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 19वीं सदी के अंतिम दशक में राष्ट्रवादी विचार उभार लेने लगा। तब विभिन्न भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों ने साहित्य को देश भक्तिपूर्ण उद्देश्य के लिए प्रयोग में लाने लगे। दरअसल इनमें से अधिकांश साहित्यकारों का यह विश्वास था कि वे गुलाम देशों के नागरिक हैं, अतः यह कर्तव्य है कि वे इस प्रकार के साहित्य का सृजन करें जो उनके देश की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा। साहित्य में परिधीनता के बोध तथा स्वतंत्रता की जरूरत को स्पष्ट अभिव्यक्ति मिलने लगी। इतना ही नहीं, साहित्य के देश की आज़ादी के लिए जनसाधारण को हर प्रकार से
बलिदान करने के लिए उत्प्रेरित किया। सुविधा की दृष्टि से हमारी चर्चा मुख्य रूप से 3 भाषाओं बांग्ला, हिंदी एवं उर्दू तक सीमित होगी। बांग्ला साहित्य। आधुनिक बांग्ला साहित्य के महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1838 से 1894 के उपन्यासकार अपने देशवासियों में देशभक्तिपूर्ण भावनाओं को जागृत करने में लगे हुए थे। उन्होंने देशवासियों को अपने देश की मौजूदा दयनीय स्थिति के कारणों पर विचार करने के लिए बाध्य किया। अपने प्रसिद्ध गीत वंदे मातरम के साथ आनंद मठ देशभक्तों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। आनंद मठ आज़ादी के उन दीवाने देशभक्तों और क्रांतिकारी व्यक्तित्वों की गाथा है जो वंदे मातरम का जयघोष करते हुए देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। आर्थिक राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में विख्यात रमेश चंद्र दत्त 1848 से 1909 को अपनी रचना की प्रेरणा उन्हें साहित्यिक देशभक्त से मिली। रमेश चंद्र दत्त ऐसे हिंदू थे जिन्हें अपनी परंपरा एवं संस्कृति से लगाव था। उन्होंने अपने उपन्यास समाज में हिंदू प्राचीन भारतीय अतीत को आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया। आदर्श रूप में उन्होंने इस उपन्यास में ऐसे भारतीय राष्ट्रवाद का चित्रण किया है जो हिंदुओं पर केंद्रित था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि रमेश चंद्र संप्रदायवादी थे। यहाँ हिंदू आदर्श को प्रस्तुत करने के पीछे इस बात को प्रकाश में लाना था कि उस समय भारतीय राष्ट्रवाद में ऐसी संभावनाएं निहित थी जो सांप्रदायिक प्रवृत्तियों को जन्म दे सकती थी। अतः रमेश चंद्र को उनके समय की प्रवृत्तियों को अभिव्यक्ति देने वाले प्रतिनिधि के रूप में देखा और समझा जाना चाहिए। आर्थिक राष्ट्रवाद। अंग्रेजी शासक की आर्थिक आलोचनाओं के माध्यम से भारतीय राष्ट्रवाद की आर्थिक बुनियाद तैयार करने का प्रयास। साहित्यिक देशभक्ति पूर्ण विचारों को अभिव्यक्ति के लिए साहित्य को माध्यम बनाना। बांग्ला उपन्यासकार ताराशंकर बंदोपाध्याय 1898 से 1971 की 1947 के पूर्व की रचनाओं पर दृष्टि डालना काफ़ी उपयोगी होगा। विशेषकर गण देवता एवं पंचग्राम उपन्यास में उन्होंने शोषण एवं औद्योगिकरण के कारण ग्रामीण समाज के विघटन को दिखाया। इस शोषण एवं उत्पीड़न के विरुद्ध निर्धन ग्रामीणों के संघर्ष का भी वर्णन किया गया है, जो अंततः असफल होता है। यह असफलता इसलिए नहीं कि प्रभावी वर्ग शक्तिशाली था, बल्कि इसलिए कि औद्योगिकरण की वास्तविकता के लिए समक्ष ग्रामीण सामाजिक जीवन एवं अर्थव्यवस्था टिकी नहीं रह सकती। हिंदी साहित्य। भारतेंदु 1850 से 85 हिंदी साहित्य में आधुनिक युग के परिवर्तक रहे हैं। अपने देश और समाज से लोगों को अवगत कराने के लिए उन्होंने विभिन्न साहित्यिक विधाओं, कविताओं, नाटक, निबंध लिखे हैं। भारतेंदु द्वारा सृजित साहित्य का एक बड़ा भाग परिधीनता के प्रकाश से संबंधित है। आपने प्रसिद्ध नाटक अंधेर नगरी, चौपट राजा एवं भारत दुर्दशा में उन्होंने अंग्रेजी शासन के शोषक चरित्र को उजागर करने के लिए ऐसी लोक कथा का उपयोग किया है जो देश के विभिन्न भागों में सामान्य रूप से प्रचलित थी। अनेक राष्ट्रवादी नेताओं एवं लेखकों ने भारतीय धन को लूट के माध्यम से ब्रिटिश शासन के शोषण का पर्दाफाश किया। भारतेंदु ने कविता के माध्यम से भारतीय धन के लूट को इस प्रकार व्यक्त किया है। कल के कल बल छलन, सो छले इते के लोग। नित नित धन सो घटत है, बढ़त है दुख सोग। मार्किन मलमल बिना चलत कुछ नहीं काम। परदेसी जुलाहन के मन हुए भय गुलाम। भीतर भीतर सब रस चूसै, हंसी हंसी तन मन धन मुसै। जाहिर वातान में अति तेज, क्यों राखी साजन ने अंग्रेज। 20वीं सदी के प्रारंभिक 2 दशकों तक शोषण, आज़ादी एवं परिधानता के प्रति वैचारिक रवैया आमतौर पर वही रहा।
जो 19वीं सदी के दौरान उभरा हुआ था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बाद परिस्थितियां तेजी से बदल गई। अब मुद्दा केवल भारत की स्वतंत्रता का ही नहीं, वह तो किसी कीमत पर लेनी थी। अब स्वाधीनता का मूल्य, अर्थ और मुख्य उद्देश्य चर्चा का मुख्य आधार बन गया। आज़ादी किसके लिए जैसे प्रश्न उठने लगे। जैसे कि प्रेमचंद्र की एक कहानी आहुति में रूपमती कहती है, कम से कम मेरे लिए स्वराज का अर्थ यह नहीं है कि जॉन की जगह गोविंद बैठ जाए। जिन बुराइयों को दूर करने के लिए आज हम प्राणों को हथेली पर लिए हैं, उन्हीं बुराइयों को क्या प्रजा इसलिए सिर चढ़ाएगी कि विदेशी नहीं स्वदेशी है। अगर स्वराज आने पर भी संपत्ति का यही प्रभुत्व रहे तो पढ़ा लिखा समाज हो या स्वार्थांध बना रहे, तो कहूँगी ऐसे स्वराज का न आना ही अच्छा। प्रेमचंद के राष्ट्रवादी नेताओं ने स्वार्थ, प्रथा एवं भोग विलास का स्पष्ट रूप से पर्दाफाश किया है। उनका मानना था कि यदि देश के नेता सही नहीं होंगे तो भारत की स्वाधीनता का क्या लाभ। प्रेमचंद के उपन्यास गबन 1931 में इस चिंता के महत्व को उजागर किया गया है। देवी दीन, जो एक पक्का राष्ट्रवादी है, नेताओं से कहता है, अभी जब तुम्हारा राज नहीं है तब तुम लोग भोग विलास पर इतना मरते हो, जब तुम्हारा राज हो जाएगा तो तुम गरीबों को पीस कर पी जाओगे। लेकिन राष्ट्रवादी राजनीति की सबसे निराशाजनक पहलू गोदान में परिचालित होता है। राय साहब, जो एक धनी जमींदार है, सत्याग्रह में शामिल होते हैं तथा बेईमानी से उद्देश्य पूर्ण के लिए धन का उपयोग करते हैं। खन्ना, जो महाजन व्यापारी और उद्योगपति है, आंदोलन में भाग लेकर फिर भी ऐसे तरीकों को धन बनाने में लग जाता है जिन्हें जायज़ नहीं कहा जा सकता। ओकारनाथ पत्रकार है, जो अपने संपादकीय लेखों में आग उगलते हैं लेकिन बुनियादी रूप में स्वार्थी है, जिनके लिए राष्ट्रवाद स्वार्थ पूर्ति का एक साधन है। साहित्य में किन राष्ट्रवादी तत्वों को उजागर किया गया है, कक्षा में चर्चा करें। उर्दू भाषा। अपने मध्यकाल में इतिहास को पढ़ते समय यह जाना कि एक साझा संस्कृति का देश में विकास हुआ जिसे गंगा जमुना सरस्वती भी कहा जाता है। इसके अनेक उदाहरणों में उर्दू भी शामिल है। उर्दू भाषा की उत्पत्ति पंजाब के क्षेत्र में 11वीं सदी में हुआ और मध्यकाल में इसका धीरे धीरे विकास हुआ। 18वीं शताब्दी तक यह एक साहित्य भाषा चुनी थी, जिसमें फारसी और कुछ भारतीय भाषाओं शब्द का शामिल थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब राष्ट्रीय आंदोलन ने जोर पकड़ा तो उत्तर भारत में सबसे अधिक प्रचलित भाषा उर्दू ही थी, जिसे हम हिंदुस्तानी भी कहते हैं। शायद आप जानते हैं कि उर्दू और हिंदी के बहुत सारे शब्द समान हैं। इसमें से मुख्य अंतर लिपि का है। हिंदू देवनागरी लिपि में है और उर्दू फारसी लिपि में उस समय लिखी जाती थी। दिलचस्प बात यह है कि उस समय उत्तर भारत में अधिकतर समाचार पत्र और पत्रिकाएं उर्दू भाषा में ही प्रकाशित होती थे। 1857 के संघर्ष के समय दिल्ली के प्रकाशित होने वाली दिल्ली अखबार और लखनऊ में प्रकाशित होने वाली तिलिस्म जैसे अखबार आज प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत है। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने उर्दू में कई समाचार पत्र निकाले, जिसमें अल हिलाल और अल बलाग काफ़ी महत्वपूर्ण थे। इसके अलावा भी कई दूसरे अखबारों उर्दू में निकाले जाते थे, जिनके माध्यम से देश प्रेम की भावना का विचार हुआ और अंग्रेजों के शासन के अन्याय और दमन के खिलाफ लोगों की चेतना जाग गई। आप जानते होंगे कि इकबाल जिंदाबाद, क्रांति अमर रहे का नारा उर्दू जवान का ही है। उर्दू भाषा के अखबारों के साथ साथ उर्दू कविता के माध्यम से देश प्रेम और सामाजिक सौहार्द का पैगाम घर घर पहुंचाया गया। 20वीं शताब्दी के आरंभ के वर्षों में अल्लामा इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कविता की रचना की, जो तो पटना के बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा।
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, जो बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा था। ऐसी अनेक मिसालें आपको देखने को मिलेगी जब देश की आज़ादी के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले ऐसे ऐसे शेर और गीत दोहराते हुए मौत के गले लगाया। उर्दू भाषा आज भी लोकप्रिय है और हमारी दूसरी सरकारी भाषा भी है।